नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। ऋषि गंगा पावर प्लांट की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन जिंदगी के 70 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। डॉग स्क्वाड ड्रोन की मदद लेने के बाद भी सफलता न मिल पाने पर एसडीआरएफ ने अब जियो थर्मल स्कैनिंग कराई है। एसडीआरएफ ने टनल की जियो थर्मल स्कैनिंग कराई और एसडीआरएफ ने हैदराबाद के साइंटिस्टों की मदद से करीब 20 मिनट तक तपोवन टनल के ऊपर हेलीकॉप्टर और ड्रोन उड़ाकर टनल की थर्मल स्कैनिंग और लेजर स्कैनिंग कराई है। और इससे टनल में मलबे की स्थिति के साथ दूसरी जानकारी मिल जाएगी और सुरंग में फंसे 30 से ज्यादा लोगों की जान बचाने की जंग जारी है। राहत बचाव में हो रही परेशानी को देखते हुए जियो थर्मल स्कैनिंग पर विचार किया जा रहा है और स्कैनिंग से मिले आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा वैज्ञानिकों के जरिए। जियो सेंसिंग जो मैपिंग वहाँ पर कर रहे हैं, ये कौन सी टेक्निक है और क्या कुछ इसमें होता है? बेसिकली CSIR जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास एक इक्विपमेंट है, जिस इक्विपमेंट को हेली में डालकर तपोवन में जो हमारा टनल है उसके ऊपर फ्लाई किया गया। इक्विपमेंट टनल में कितना डेब्री है, कितना पानी हो सकता है और कितना खाली स्पेस है यानी कि एयर है, इसके संबंध में कॉम्पोजिशन जो है वो आइडेंटिफाई करके हमें बताता है। फ़िलहाल ये जो कार्रवाई है ये कल की गई है। अभी साइंटिस्ट इसकी एनालिसिस कर रहे हैं और जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आती है उसके पश्चात ही हम लोग आपको अवगत करा पाएंगे। जब ये पूरे डाटा जो एनालिसिस हो जाएगा, इसके बाद हमें ये जानकारी मिल सकेगी कि जो डेड बॉडीज़ हैं वो कहाँ हैं या जो लोग हैं वो जिंदा हैं या मतलब उनके एक्चुअल पोजीशन हमको जानकारी मिल जाएगी इससे? नहीं, ये बायोलॉजिकल एनालिसिस नहीं है, तो जहाँ बॉडीज़ हैं वो उसकी जानकारी हमें नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इतना बता पाएगा कि मलबा और पानी कितने एरिया में है, जिससे कि अगर हम टी पॉइंट पर पहुंचते हैं टनल के तो उसके पश्चात आगे हमें किस डायरेक्शन में सर्च करने की ज़रूरत है, हम उस डायरेक्शन में अपना एफर्ट लगा सकते हैं। और जिस तरह के हालात हैं उन पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। तपोवन से दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं और दीपक रावत भी हमारे साथ है। दीपक बिष्ट, ये पहल की जा रही है कि किस तरह से उस सुरंग के ऊपर जो मलबा गिरा है उसे जानने के लिए स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, ये कितना कारगर होगी और इससे कितनी मदद मिलने की उम्मीद है? देखिए प्रीति, तकनीक पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जितनी तकनीक यहाँ पर लगाई जा रही है वो भी कम है। क्योंकि देखिए, मैं दिखाऊंगा, टनल के पास हम लोग हैं और टनल के पास यहाँ पर ITBP, SDRF सभी तरह के यहाँ पर जवान हैं, सेना के जवान हैं। और यहाँ पर हर बार थोड़ा सा कंडीशन ये देखी जा रही है कि कैसे अंदर का जो मलबा है उसको निकाला जाए। यहाँ पर ITBP शुरुआत से हम देख रहे थे, ITBP यहाँ पर मोर्चा संभाल के बैठी हुई है और ITBP के डिप्टी कमांडेंट साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनसे ही पूछता हूँ सीधे। गुरंग साहब, ये बताइए कि किस तरह से आप लोग अंदर के नई टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है? मलबा काफ़ी परेशान कर रहा है निकालने में। हाँ, कल रात को भी गए थे हम नाइट में, इधर नाइट में पूरी रात यहाँ से डबरी निकालते थे हम लोग। तो हम अंदर गए तो हमने देखा कि जितना हम निकाल रहे उतना अंदर से बाहर को भी आ रहा था, जिसकी वजह से वो डिस्टेंस कवर नहीं हो पा रहा था। तो अभी काफ़ी हद तक निकाल दिया है और अभी वहाँ से ड्रेन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं पानी को। तो थोड़ा बहुत पानी उनको ड्रेन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पानी निकल जाएगा, थोड़ा मलबा निकल जाएगा, तो उसके बाद हम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे लाइव विक्टिम के साथ। आपकी टीम लगातार सर अंदर जा रही है, आप भी गए थे, तो कितना मीटर अंदर तक आप लोग जा चुके हैं? रात में तो वो 100 क्रॉस कर चुका था, लेकिन सुबह गए तो फिर थोड़ा और उसने रिड्यूस कर दिया उस डिस्टेंस को। क्यों, क्या वजह रही? वो मलबा, अंदर का मलबा थोड़ा बाहर को आया। अच्छा। और थोड़ा नीचे पानी भी आ रहा है, तो उसको अभी ड्रेन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आज हमने एक्सकेवेटर 2 लगा दिए हैं जो टर्न बाय टर्न अंदर जाके फटाफट मलबा बाहर निकाले जल्द, ताकि टाइम कंज्यूम ना हो, ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो और मलबा जल्द निकल सके। सर, मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश होने वाली है, बारिश की बूंदें भी आ रही हैं और बर्फ़ भी पड़ सकती है, तो ऐसे में कितना प्रभावित हो सकता है मलबा निकालने का? प्रभावित तो पड़ेगा, लेकिन अंदर का काम कम प्रभावित पड़ेगा, बाहर का प्रभावित पड़ेगा हमें ज़्यादा। उम्मीदें जताई जा रही हैं कितना जंक्शन तक पहुँचने में, जहाँ पर 27 लोगों की उम्मीद है कि वहाँ पर वो जीवित रह सकते हैं? हाँ, अभी तो ऐसा सुनने में आया है, हमने कंसल्ट भी किया उनसे, तो पता लगा कि टनल के जो अंदर है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अच्छा। और जो वाटर लेवल है ज़्यादा हाइट तक नहीं जाता। अगर वहाँ पे एक वो लगा हुआ था, सीढ़ी थी वहाँ पे, अगर वो स्टेयर पे चढ़ गए ऊपर तो उनके सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे फिर तो। और जैसा उन्होंने बताया कि उधर अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ज़्यादा ठंड नहीं रहता, तो फिर तो ज़्यादा चांसेस और बढ़ जाते हैं हमारे जिंदा रहने को उनके। और पूरी उम्मीद करते हैं कि हमें ये मलबा निकालने के बाद हम वहाँ से हमको लाइव विक्टिम मिलने के चांसेस पूरे हो रहे हैं। लेकिन कितना समय लगेगा सर उन तक पहुँचने में? मेरे को लगता है कि आज
रात को पूरा लगाने के बाद कल तक हम कर पाएंगे चीज़ें, मुझे उम्मीद ऐसी हो रही है। तो यहाँ पर एचपी गुरंग हैं, जिनका जो डिप्टी कमांडेंट हैं आईटीबीपी के और लगातार कमांड कर रहे हैं 4 दिन से यहाँ पर। ये जो टनल है, इनका कहना है कि कल सुबह तक कुछ उम्मीद है कि जो जंक्शन है प्रीति वहाँ पर तक ये पहुँच सकते हैं, क्योंकि उस जंक्शन के पास ऑक्सीजन लेवल भी है और यहाँ पर सभी लोग दूर दराज से आए हैं। कुछ लोगों के भाई भी यहाँ पर, आपके भी कोई मिसिंग है? जी, मेरा छोटा भाई था विनीत कुमार सैनी, ओम मेटल कंपनी में, जो कि इस मेटल कंपनी में सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर काम था। वो इसी टनल में काम कर रहा था डैम पे। वो 7 तारीख से उससे कोई बात नहीं हो पाई है। 6 तारीख की रात को उससे बात हुई थी। विनीत, जिसके बारे में हमने 3 दिन पहले बताया था, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर थे और यहाँ पर काम भी करते थे, वो भी यहाँ पर मिसिंग है। इनके परिजन भी यहाँ ढूंढने आए हैं प्रीति जी, और उम्मीद है कि जल्द ही ये लोग मिल जाएंगे। और एनटीपीसी की अंधेरी सुरंग में पिछले 70 से ज़्यादा घंटों से 30 से ज़्यादा मजदूर मौत से दो हाथ कर रहे हैं। आईटीबीपी के जवान लगातार टनल से मलबा निकालने में लगे हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश के मुताबिक तपोवन टनल में हालात अब और मुश्किल हो गए हैं और अब दलदल समाप्त हो गया है। अब टनल के अंदर मिल रहे बड़े बोल्डर्स हैं और सुरंग में 180 मीटर तक राहत दल पहुंच गया है। कल 150 मीटर तक पहुंचा था और आज ये जानकारी है कि 180 मीटर तक अंदर दाखिल होने में उन्हें कामयाबी मिली है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि एनटीपीसी की इस अंधेरी सुरंग में पिछले 75 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है। 30 से ज़्यादा मजदूर वहां पर मौत से दो हाथ कर रहे हैं, जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। आईटीबीपी के जवान लगातार टनल से मलबा निकालने में लगे हैं। अभी 180 मीटर तक टनल के अंदर पहुंचने की कोशिश राहत बचाव के कर्मी कर चुके हैं। हमारे जितने भी फोर्सेस हैं सभी लगातार टनल को ही खोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो लाइफ की हमें उम्मीद है वो टनल में ही है। तो इसीलिए हमने अपने सभी फोर्सेस को यहाँ पर लगा रखा है। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा है। हमारी अपनी एसडीआरएफ की टीम है, हमारे एनडीआरएफ हैं, आईटीबीपी है, आर्मी है। अभी जो स्थिति चल रही है कि थोड़ा काम स्लो हो गया परसों से, क्योंकि जो उसके अंदर जो मक भरा है वो बहुत लिक्विड ही है, तो वो लगातार निकलता जा रहा है। शायद वो पहले कंप्रेस हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड के चमोली से जोशीमठ में बादल छा गए हैं और हल्की बारिश शुरू हो गई है और इससे राहत के काम में दिक्कत आ सकती है। साथ ही एहतियात बरतते हुए हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद कर दी गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही थी। मौसम विभाग ने बर्फबारी की भी संभावना जताई है। तो इस वक्त की एक बहुत ही बेकार या कहें कि खराब खबर वहां के लोगों के लिए, जो परेशानी से तो पहले से ही जूझ रहे थे, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि वहां पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। एहतियातन हेलीकॉप्टर सेवा भी बंद की गई है। इस वक्त तपोवन जोशीमठ इलाके में हम मौजूद हैं, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन अब इस वक्त अगर बात करें तो यहां मौसम ख़राब हो चुका है और इस वक्त हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। दूर दराज की पहाड़ियों की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो वहां पर बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन गाँव तक सामान पहुँचाया जा रहा है जिन गाँव की कनेक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और अब जब मौसम ख़राब हो गया है तो हेलीकॉप्टर जो सर्विस है वो बंद कर दी गई है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो हेलीपैड है और यहाँ से ही हेलीकॉप्टर की मदद से पूरा जो राशन है वो उन दूर दराज के गाँव तक पहुँचाया जाता है जिनकी कनेक्टिविटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब मौसम जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। बादल आसमान में छाए हुए हैं, बारिश शुरू हो चुकी है और ऐसे में टनल के अंदर भी जो लोगों को निकालने का जो काम चल रहा है उसमें भी बाधा आ सकती है। तो ख़ास तौर पर मौसम जिस प्रकार बदल गया है इस पूरे इलाके का, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर चिंता जो है वो बढ़ गई है अधिकारियों की, प्रशासन की, कि अब कैसे आगे काम होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस पूरे इलाके की बात करें, जोशीमठ इलाके की, तो मौसम ख़राब हो चुका है, बारिश की शुरुआत हो गई है। दीपक रावत, तपोवन के जिस हिस्से से आप ये रिपोर्ट दे रहे थे, अभी बताइए आप कहां पर मौजूद हैं और अब वहां पर क्या स्थिति है? क्या मौसम कुछ खुला है या हल्की बारिश होने की संभावना है या फिर हो रही है? प्रीति, मौसम ख़राब हो चुका है और यही वजह है कि हेलीकॉप्टर सर्विस, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं जानकारी दे रहा था कि हेलीकॉप्टर सर्विस जो है पूरी तरह से बंद कर दी है। ये सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, हेलीपैड बनाया गया है। ये यहाँ पर लगातार हेलीकॉप्टर के आने जाने का सिलसिला सुबह से शुरू हो जाता है, लेकिन इस वक्त वो सर्विस पूरी तरह से बंद हो गई है। कई सारे गाँव वाले यहाँ पर सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि आज उनका नंबर आएगा, उन्हें उनके गाँव भेज दिया जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन से वो लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। जो मुख्य रास्ता था, मुख्य सड़क थी, वो टूट चुकी है। लेकिन आप देखिए सामने तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो वो आप देखिए कि बिल्कुल
मौसम ख़राब हो चुका है, बादल छाए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी यहाँ पर हो रही थी, लेकिन अब बारिश हालांकि थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन आगे से अगर आप देखें तस्वीरें तो मौसम बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। और ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बारिश का अनुमान भी जताया है मौसम विभाग ने, और अगर बारिश ज़्यादा होती है तो इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर मिट्टी और दलदल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इस त्रासदी के बाद, तो वो ज़्यादा बढ़ सकती है, कीचड़ बढ़ सकता है। और ऐसे में जो जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मलबा हटाया जा रहा है, उस मलबे को हटाने में और ज़्यादा परेशानी आ सकती है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि पूरे इलाके का मौसम बदल चुका है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और यही वजह है कि जो हेलीकॉप्टर सर्विस है उसको फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। तो लोग भी परेशान हैं, क्योंकि लोग लगातार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनके परिजन की मौत हो गई है। सुबह हमारी 2-3 लोगों से बातचीत भी हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि किसी ने कहा कि उसकी माँ की मौत हो गई है, किसी ने कहा उनके भाई की मौत हो गई है, अब उन्हें अपने घर तक जाना है, वहाँ पर कोई लोग हैं नहीं। तो ऐसे में परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है लोगों की भी। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो लगातार भेजने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हालांकि एक हेलीकॉप्टर में 5 से 6 लोगों को भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसे में जब अब सर्विस बंद हो गई है तो इन लोगों को भी ये कहा गया है कि आप कल तक का इंतज़ार करिए। लेकिन परेशानी ये भी बड़ी है प्रीति कि अगर कल भी मौसम ख़राब रहता है तो कल भी ये सर्विस बंद रहेगी। तो ऐसे में और कोई चारा नहीं है गाँव वालों के पास, तो जो इंतज़ार कर रहे हैं। उनके लिए तो मुश्किलें हैं ही, जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं और दूसरी सुरक्षित जगह पर जाना चाहते हैं उनके लिए भी अब हेलीकॉप्टर सेवा बंद हो गई है, और उन्हें उम्मीद है कि कल मौसम खुलेगा तो शायद हालात बदले। इधर जल प्रलय के बाद जिन गांवों से कनेक्टिविटी टूट चुकी है वहां पर मेडिकल टीमें भी भेजी जा रही हैं, मेडिकल टीम के साथ दवाइयां भी भेजी जा रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दवाई का मंजर करीब से देखने के बाद लोग मेंटल ट्रोमा से भी गुजर रहे हैं और ऐसे में उनको काउंसलिंग की जरूरत है। ये टीम हेलीकॉप्टर के जरिए भेजी जा रही थी, लेकिन मौसम खराब होने के बाद हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी गई है। जिन गांव में कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है उन गांव तक मेडिकल टीम को भी पहुंचाया जा रहा है। वहां पर जो दवाइयां हैं उनको भी भेजने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं पूरी टीम के साथ। ये देखिए मेडिकल किट है, उसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग दवाइयां जो हैं वो रखी गई हैं, मास्क भी हैं, और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें इस तरीके से समझाने की ज़रूरत है कि उनके मन में जो डर है, जो मंजर उन्होंने देखा है, उससे वो कैसे टैकल करें। तो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम है। सर, किस तरीके से अब लोग परेशानी झेल रहे हैं? मेन बात तो ये है कि उन लोगों को काउंसलिंग चाहिए। काउंसलिंग, लोग उन्होंने शॉक्ड हैं, वो उन्होंने मंजर देखा हुआ, लोग बहते हुए, डूबते हुए, किसी का भाई गया गाय चलाते हुए, तो उनको एक शौक खौफ हो गया है। उससे बोलते मानसिक अवेयरनेस खत्म हो गया बेचारों के लिए। दे आर स्टिल शॉक्ड। तो उनको हम कैसे निकालेंगे? हम वहाँ जाएंगे तो उन लोगों से बात करेंगे। किस तरीके से मतलब आप चीज़ें देखने को मिल रही हैं? सर, हम लोग जैसे सेवा इंटरनेशनल पिछले यहाँ 7 तारीख से जब आपदा से काम कर रही है, सर हमारा ये फोकस है कि जो रियली नीड है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उनको कई लोग क्या है कि सदमे में है, बिल्कुल भी उनको, जैसे कुछ विक्टिम आए हमारे साथ में ही तो बहुत ज़्यादा सदमे में है वो लोग। कई लोग 2 दिन से खाना नहीं खाया, और बीच में 8 तारीख को कुछ भगदड़ मची थी कि पानी फिर से बढ़ गया, तो कई लोग जंगलों में गए हैं। हमारी टीम वहाँ पे निरंतर मतलब फील्ड विजिट कर रही है। मेडिकल टीम भी तैयार है, उनको भी उन अलग अलग गांव में भेजा जा रहा है जहां पर कनेक्टिविटी टूट चुकी है, ताकि जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल सके। और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर साहब ने बताया, उनकी टीम ने बताया कि काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने बहुत करीब से उस मंजर को देखा है। कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, तो उस दर्द के बीच उन लोगों से कैसे बात की जाए, कैसे उन्हें नॉर्मल लाइफ जीने के लिए एक बार फिर से उस तरीके से शुरुआत की जाए, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है कि तमाम सुविधाएं जो हैं उन लोगों तक पहुंच सके।